आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है बिंदुवत वस्तु की अभिधारणा। किसी वस्तु को बिंदुवत वस्तु कब माना जा सकता है या कब कहते हैं? ठीक है। तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चीज है बिंदुवत वस्तु। कभी कभी क्या हम पृथ्वी और चंद्रमा को भी बिंदुवत वस्तु की तरह उपयोग करते हैं। तो कब इनको बिंदुवत वस्तुओं की तरह उपयोग किया जाएगा, इसके कुछ एग्जाम्पल अच्छी तरीके से ध्यान देना। एक कमरे में या जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, इस कमरे के सामने मेरा आकार नगण्य या शून्य नहीं है। कमरे की लंबाई 10 मीटर है, तो मेरी लंबाई भी 1 या 1.5 मीटर है। और 10 के सामने 1 या 1.5 मीटर को नगण्य नहीं माना जा सकता। इसका अर्थ इस कमरे के सामने मेरा आकार नगण्य नहीं। अच्छा, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। इस पूरे क्षेत्र, पूरे शहर की लंबाई चौड़ाई कई किलोमीटर है और मेरी लंबाई चौड़ाई केवल 1 मीटर है। तो उन कई किलोमीटर के सामने मेरा आकार बहुत कम है। तो यहाँ पर इस स्थिति में इस पूरे शहर के सापेक्ष मैं स्वयं को क्या मान सकता हूँ? बिंदुवत वस्तु मान सकता हूँ। वैसे ही कोई बस एक शहर से दूसरे शहर जा रही है, एक नगर से दूसरे नगर में जा रही है। तो इस स्थिति में उस बस का आकार कुछ मीटर है, जबकि दो शहरों के बीच की दूरी सैकड़ों किलोमीटर है। तो सैकड़ों किलोमीटर दूरी के सामने वो बस का आकार, लंबाई चौड़ाई बहुत कम है, यानी कि उसको क्या लिया जा सकता है? नगण्य माना जा सकता है। ऐसे ही पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बहुत ज्यादा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बहुत ज्यादा है, और जबकि पृथ्वी का आकार लगभग 6400 किलोमीटर, इस दूरी करोड़ों किलोमीटर के सामने 6400 किलोमीटर बहुत कम है, नगण्य है। तो इस स्थिति में हम पृथ्वी को या चंद्रमा को बिंदुवत वस्तु मान सकते हैं। यानी कि बिंदुवत वस्तु के लिए क्या होना चाहिए? वस्तु के आकार का मान बहुत कम होना चाहिए, जबकि उनके बीच की दूरी या उसके द्वारा चली गई दूरी बहुत अधिक होनी चाहिए। आकार बहुत कम, वस्तु का आकार उसके द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। दूरी चली बहुत ज्यादा, उनके बीच की दूरी है बहुत ज्यादा और उसका आकार है बहुत कम। तो उस स्थिति में हम उसे बिंदुवत वस्तु मान सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक आता है वो है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, बस यहां पर नाम इसका अलग रख दिया, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या है? देखिए, आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने कमरे में क्लास से आपको पढ़ा रहा हूं। मान लेते हैं मेरे से आपकी दूरी 5 किलोमीटर है। आपकी दूरी मापी जा रही है मेरे सापेक्ष, तो मैं एक निर्देश तंत्र हो गया। किसी दूसरे से आपकी दूरी 1 किलोमीटर भी हो सकती है, तो वो आपके लिए निर्देश तंत्र हो गया। तो परिभाषा क्या हो गई? निर्देश तंत्र वह बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि को मापा जा सकता है। किसी एक बिंदुवत वस्तु आपने माननी पड़ेगी, तो वो कहलाएगा आपके पास क्या? निर्देश तंत्र। जिसके सापेक्ष, जिसको मूल बिंदु मानते हैं हम, जिसको मूल बिंदु मानकर
आप किसी भी चीज की गति का, वेग का, विस्थापन का, त्वरण का, इन चीजों का मापन आप करते हैं, उस चीज को आप कहते हैं निर्देश तंत्र। हम सब क्लास में बैठे हैं, मेरे सापेक्ष आप विराम अवस्था में, आपके सापेक्ष मैं विराम अवस्था में। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि मेरी स्थिति मापी गई आपके सापेक्ष, तो आप निर्देश तंत्र हैं, या आपकी स्थिति मापी गई मेरे सापेक्ष, यानी कि मैं एक निर्देश तंत्र हूं। निर्देश तंत्र मीन्स जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को मापा जाता है। हम सबसे आसान निर्देश तंत्र जो हम पढ़ते हैं वो निर्देश तंत्र आपके पास ये है, एक्स वाई जेड अक्ष। एक्स वाई जेड, ये भी तो एक निर्देश तंत्र ही है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इस मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को हम मापते हैं। इस मूल बिंदु O के सापेक्ष आप किसी भी वस्तु की स्थिति को यहां पर मापते हैं। माना वस्तु यहां पर है, तो आप कहेंगे एक्स में, एक्स अक्ष में एक्स दूरी आप चलेंगे, वाई अक्ष में वाई दूरी आप चलेंगे, तब जाके आप बिंदु P पर पहुंचेंगे, एक्स और वाई दूरी चलेंगे। यानी कि अभी इसकी स्थिति की, इस बिंदु P की स्थिति किसके सापेक्ष निकाली गई? मूल बिंदु O के सापेक्ष निकाली गई। इसलिए O यहां पर है निर्देश तंत्र, ये तीन अक्षों का कार्तीय निर्देश तंत्र जिसको आप कहते हैं आप, ठीक है, ये कार्तीय निर्देश तंत्र है। तो क्या हुआ निर्देश तंत्र? वह बिंदु या वह निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु की वेग, विस्थापन, त्वरण आदि का वर्णन किया जाता है, उसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना।